नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डे 4 ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 लाइट चैप्टर जो आपका नाम है। और आपका ये चैप्टर 5 दिया हुआ है आपके सिलेबस में, आप ऑलरेडी देख चुके हो उसे। एंड इसके अगर मार्क्स वेटेज की बात करें तो ये 12 नंबर कंटेन करता है अपने आप में ही। प्रीवियसली इसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली 4 मार्क्स घटा दिया गया, अभी सिर्फ 12 नंबर के आते, तो ये अकेला 12 नंबर रखता है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी वो 12 नंबर रखता है। 12 12 24 23 हो गया भाई, जिसको पास होना वो 2 चैप्टर पढ़ ले, पास हो जाएगा। बट पढ़ते नहीं क्यों? क्योंकि बोलते हैं बड़ा लग रहा है चैप्टर, तो चैप्टर उतना भी बड़ा है नहीं। हाँ, थोड़ा बड़ा है बट उतना भी नहीं जितना आप बना देते हो। एंड एक एडवांटेज है इस चैप्टर का, बड़ा होने के बावजूद ये काफी अच्छे से 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है। इससे पढ़ना इसको ईजी हो जाता है। जैसे पहला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, दूसरा पार्ट लेंस के बारे में, तीसरा पार्ट जो छोटा बहुत लाइट का प्रॉपर्टीज है, एंड ह्यूमन आई है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स को अलग करके पढ़ लेना, आपका पूरा 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए इस 12 मार्क्स को आज के लेक्चर में हम सिक्योर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको एक ही काम रिपीट करना जो आप करते आ रहे हो बहुत अच्छे से। क्या? कॉपी कलम निकालो एंड मेरे साथ लिखना शुरू करो, नोट डाउन जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करें। उम्मीद है इतना सुनने के बाद आपने कॉपी कलम निकाल लिया होगा। अगर निकाल चुके हो तो कमेंट में बता देना। वी आर रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी। ओके, सो स्टार्ट करते चलो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लाइट। तुमने बता दिया आपको पहले ही, लाइट इज अ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी एनीथिंग। ओके, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें देखने के काबिल बनाता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी चीज को देख भी नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम वाली बात है। एक अंधेरा रूम है तो एक अंधेरे रूम में हम अपनी आंखों के होते हुए भी नहीं कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे रोशनी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये उस रोशनी की बात हो रही है जो फिजिकल साइंस में है, उस रोशनी की बात नहीं हो रही जो तुम्हारे दिल में। ठीक है, तो इधर उधर भटकना नहीं, तुम लोग भटक जाते हो बहुत जल्दी। तो इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ बहुत ज्यादा है। अगर नहीं हो तो हम देख ही नहीं पाएंगे ना तो किसी भी चीज को, ना ही उस चीज जिससे आप देखना चाहते हो। ठीक है, यस। तो फेनोमेना इसके थ्रू क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, स्कैटरिंग होता है। सबको लाइट बाय लाइट पढ़ते हैं, लाइट बाय लाइट नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ओके, सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए उसको देख लेते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो बाद में समझेंगे ना सर, पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट वापस चलाती है। देखो, लाइट ट्रेवल करती है बहुत सारे मीडियम्स में। यहाँ पर एक छोटा सा, चलो पिछली स्लाइड में मीडियम का एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ जो आपको पता होगा आई थिंक। उतना कुछ हार्ड चीज है नहीं। मीडियम क्या होता है? रास्ता, जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल कर लिए फिर जिस रास्ते से हम ट्रेवल करते तो वो मीडियम ही होता है। तो बेसिकली 3 तरह के मीडियम देखने को मिलते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसल्यूसेंट और एक ऑपेक मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट पूरे तौर पर पार हो जाती है। ठीक है, एकदम साफ शफाफ है। और ट्रांसल्यूसेंट क्या है? जिसमें पूरे तरीके से लाइट पार नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ बाहर हो जाती है। जैसे अगर आप पानी में देखोगे तो पानी में लाइट पूरे तरीके से, अगर एकदम साफ पानी है तो जितना लाइट आ रहा है सब लाइट पार हो जाएगा और हमें पानी के अंदर जो चीज है सब दिखाई देता है। एकदम साफ पानी होगा तब, तो उस केस में वो एक ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है। बट अगर वही गंदा पानी है, कीचड़ वाला पानी, तो उसमें लाइट पूरे तरीके से पार नहीं हो पाता है। उस केस में वो हो गया हमारा ट्रांस, क्या बोला था मैंने, ट्रांसल्यूसेंट। और थोड़ा भूल गया, लास्ट में होता है हमारा ऑपेक मीडियम। ऑपेक मीडियम वो है जो लाइट को पार होने देगा ही नहीं। जैसे कि हमारा दीवार, हमारे घर पे दीवार है, कोई कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से लाइट को रोक सकता है वो हुआ ऑपेक मीडियम। तो जब भी लाइट किसी ऑपेक मीडियम से टकराती है तो टकरा करके ऐसे जाके टकराएगी और वापस अपने रास्ते में आ जाएगी। ओके, सो इसी फेनोमेना को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब इसके रिलेटेड कुछ चीजें, जैसे यहाँ बोला जाता है कि जब लाइट टकरा रही है, एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आगे ये बहुत घूमता फिरता रहता है ये। मान लो ये कोई दीवार है, यहाँ पे एक लाइट आई ऐसे टकराई, तो जो टकराई है उसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। ओके, इसका इंसिडेंट, एक्सीडेंट मत बोल देना कोई। हाँ, पता चला एक्सीडेंट बोल दिया, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट। तो इंसिडेंट को दिखाते हैं स्मॉल आई से, उसके पीछे मैंने एंगल का साइन लगाया, बताता हूँ क्यों। और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में जाएगी जिस मीडियम से वो आ रही थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चूंकि ये रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट बोला गया कि इंसिडेंट रे जो है आज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब नॉर्मल का क्या झमेला है सब? नॉर्मल का झमेला कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो बॉस, ये जो पॉइंट जहां पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, वहां से हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसको नॉर्मल बोला जाता है।
अब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब तो पता है आपको, 90 डिग्री बनाता है वो, ठीक है। क्यों खींचते हैं? क्योंकि अपने को ये पता करना है कि एक्चुअल में जब इंसिडेंट हुआ तो वो कितने डिग्री पर हुआ, कितना एंगल बनाया उसने। वो तो हम बिना किसी रेफरेंस लाइन के तो बता नहीं सकते। अब ऐसे हमारे पास ये क्या हो गया, ये कुछ कुछ होता रहता है, ठीक है। अब ऐसे ये है, क्या हुआ भाई साहब, ओके हाँ ठीक है, ऐसे लाइन आप कैसे बताएंगे हम। यहाँ पे ये, अब हमसे ये पूछेगा भाई ये इंसिडेंट लाइन है, बताओ कितना एंगल बनाया, तो ये थोड़ी बोल सकते हैं ये इतना एंगल बनाया। ये तो एंगल जो आ रहा है ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, बट अपने को तो वो देखना होगा ना कि इंसिडेंट रे ने इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है। उसके लिए ये हम लोग रिफरेंस में लेते हैं नॉर्मल एक लाइन। तो पहला लॉ वही है, तीनों एक ही पॉइंट, तो देखो तीनों एक ही पॉइंट पर रहना ही होगा, उनको नहीं रहेगा तो बात ही नहीं बनेगा। इंसिडेंट रे आएगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, हो गया। आज जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो ऐसा रहेगा, तीनों को एक जगह पे ही रहना होगा, नहीं रहेगा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। वरना अमर अकबर एंथनी का जोड़ी बनाना ठीक है, ओके। चलो, दूसरी बात ये बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल बन रहा है इसके लिए भी एक अलग सा रंग लेते हैं हम लोग, रंग दे बसंती चोला, वो वाला काम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हरा हरा कलर से हम लोग हरा हरा रंग दें। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने बोला दोनों बराबर है, कोई दोनों भेदभाव करना ही नहीं, हम लोग भेदभाव नहीं करते, बराबर है सब। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखना है, दो ही एग्जाम पूछा है तो उसको लिख क्या नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, बस यही होगा और कुछ होगा नहीं, ठीक। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक स्पेकुलर होता है, एक डिफ्यूज होता है, बस नाम देख लो। ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, ना ही आपके सिलेबस में, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने लिखा है। चलते आगे, यस बिल्कुल चलते। इसके बाद हमारा कहानी है स्फेरिकल मिरर, ये मेन टॉपिक है। अब स्फेरिकल से तो आपको याद आ रहा होगा, स्फेयर नाम का कोई चीज होता है जो मैथ्स में पढ़ा था, जैसा गोल गोल दिखता है, एकदम दिखता है। फुटबॉल देखा है आपने, देखा ही होगा, किसी ने किसी को मारा भी होगा, कैंपस का बॉल, प्लास्टिक बॉल, आपने कहीं ना कहीं देखा ही है। ये कोई भी गोल चीज, घर पे कोई गोल बॉल, वो स्फेयर है, ओके। स्फेयर से ही यहाँ पर दो मिरर्स बनाए गए, कैसे? उन्होंने बोले इनके बीच में दरार पैदा करो। अब दरार पैदा करने में हम इंसानों को बहुत मजा आता है, जोड़ने में तो कोई इंटरेस्ट लेते नहीं हम लोग, बट तोड़ने में इंटरेस्ट जरूर लेते हैं। अब इसको तोड़ने के बाद हमें दो चीज मिला, एक तो ऐसा हिस्सा मिला और एक ऐसा हिस्सा मिला, ओके। तो इन दोनों में हम लोगों ने फिर दिमाग लगाया, हम लोगों ने एक काम करो, क्या करना है इस बार, पेंटिंग करो, ओके। और कोई काम धंधा था नहीं तो पेंटिंग करने बैठ गए ये लोग। अब कैसा पेंटिंग किया वो दिखाते हैं आपको। बोला एक काम करो, ये वाले को पकड़ो, इसके बाहर के साइड में पेंटिंग करो। कर दिया हमने मजे में पेंटिंग, 1 2 3 4 7 8 9 10, देखो पेंटिंग खराब है बट यहाँ पे अच्छा हो रहा है, मतलब फालतू के काम में अच्छा लगता है। और एक का बोला अंदर की तरफ करो, ठीक है। तो जिसका, यहाँ पर जिसका इन्होंने अंदर की तरफ बाहर की तरफ पेंटिंग किया उसका एक नाम दे दिया, बोला इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ओके। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, एक स्फेयर लिया, दो टुकड़ा किया तो दो हेमिस्फेयर बन गया, दो आधा आधा स्फेयर मिला। अब उसमें से एक जो आधा स्फेयर है उसका बाहर का हिस्सा पेंट कर दिया, अंदर के हिस्सा में वहां पे रिफ्लेक्शन का उन्होंने बोला कि अंदर यहाँ पे कोई भी लाइट रे आएगा टकरा के वापस जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा मिरर को उन्होंने बोला कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसका बाहर का सतह में पेंट हो और अंदर की सतह से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो, सिंपल। एंड इसके जस्ट उल्टा जाएंगे, उल्टा मतलब ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके बाहर की सतह से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा एंड अंदर की सतह में आपका पेंटिंग किया हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसको प्यार से नाम क्या दिया? कॉन्वेक्स, तो नाम लिखा है। टाइप्स दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसको डेंटिस्ट यूज करते हैं एंड हेडलाइट्स में यूज होता है, ठीक है। जो हेडलाइट आपके गाड़ियों में होता है या फिर आपके आंखों की जो चश्मे में होता है वहां पे भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, आंख वाला चश्मा वाला बात मजाक था, उसको हटा देना, ठीक है, ओके। इसके बाद रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर जो आप देखते हो बाइक में, मेनली बाइक सिंपल एग्जांपल है, जो दोनों साइड पे होता है देखने के लिए, वो होता है रियर व्यू मिरर। तो वहां पर उसमें जो हमारा मिरर इस्तेमाल होता है वो होता है कॉन्वेक्स। अब क्यों इस्तेमाल होता है आगे देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, बट यूज कहाँ होता है पहले बता दिया, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं इस बार, इसलिए पहले बता दिया, क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। अब बात आती है ज्योमेट्री ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। अब इतना तो हमें समझ में आया कि एक पूरा होल गोटा स्फेरिकल स्फेयर था, उसको दो दो आधा स्फेयर बांट दिया, एक का बाहर पेंट किया, बोला तो कॉनकेव है, एक का अंदर पेंट किया, उसको बोला कॉन्वेक्स है। अब दोनों लड़ पड़े, क्यों? बोला जायदाद में हिस्सा चाहिए, मतलब और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में भी जानना है, तो जायदाद में हिस्सा देते हैं इन लोगों को। तो सबसे पहले आया हमारा कॉनकेव मिरर, बोला भाई मैं तो पहले लूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पहले बना था। ये तो किसी को पता नहीं कौन पहले बना था कौन नहीं बना था, बट लड़ते हैं ये लोग।
लड़ने दो, इसको पेंटिंग हमने कर दिया बाहर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं सर, बहुत घटिया लग रहा है इससे हमको। ओके, इन्होंने बोला कि इसके एक मिड पॉइंट मिरर होगा, इसका कोई तो एक मिड पॉइंट होगा ये बीच में। तो ये कलर ना हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा कलर लेते हैं जो हाईलाइट हो जाए। ग्रीन के ऊपर व्हाइट हाईलाइट होना चाहिए, तो व्हाइट होगा। ओके, हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक मिड पॉइंट होगा उन्होंने बोला, तो उस मिड पॉइंट को उन्होंने नाम दिया पी। पी फॉर क्या है? पोल। तो व्हाट इज पोल? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, जो मिडिल पॉइंट है, वो हमारा पोल कहलाता है। ओके, उन्होंने बोला भैया एक इमेजिनरी लाइन पार करो पोल से, पार करो जल्दी जल्दी। पार कर दिया हमने, हमारा क्या है, हमारा कुछ ज़्यादा थोड़ी है। यहाँ से लेके बोला और पीछे तक पार कर दो, कर दिया पूरा, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, अभी इसके बारे में हम लोग आएंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, उसको ही आगे चल के हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, वही होता है। ओके, इतना हो गया। अब उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ और चीजें आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए? देखो, इसके बाद हमारा क्या टॉपिक लिखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि जो स्फेयर था, जिस स्फेयर से हमने काट के दो हेमिस्फेयर बनाया, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। देखो, इसको दो हिस्सों में जब बांटेंगे तो सेंटर तो जहां पर है वहीं रहेगा, सेंटर तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये सेंटर यही है। तो ये जो सेंटर था, जो ओरिजिनल वाले स्फेयर का जो सेंटर था, वो हेमिस्फेयर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है। ओके, इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो असल स्फेयर का सेंटर है, बस सिंपल यही बोला जाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो असल स्फेयर का सेंटर होता है, यही बात है। बस क्लियर, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब एक चीज और बोला इन्होंने, बोला भाई ये जो सेंटर है, तो इस सेंटर से लेकर के जो पॉइंट होता है, कोई पॉइंट ले लो, यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। बोले हाँ, बोलते तो है रेडियस। ओके, तो उन्होंने बोला यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम बोल रहे हैं। ओके, यहाँ तक एक और पॉइंट हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे? हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। तो जो वहां पर रेडियस था वो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, सिंपल बात है। यानी कि हम इसको डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस में तो सबसे पहले डालो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये मतलब मन गढ़ंत कहानी है। ओके, व्हाट इज दिस इमेजिनरी लाइन? सो प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके गुजरता है, बस बात खत्म। इसके बाद हमारे पास है अपर्चर। तो अपर्चर इज द अफेक्टिव पार्ट ऑफ मिरर। व्हाट आई मीन बाय द अफेक्टिव पार्ट? ओके, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, अफेक्टिव या फिर इफेक्टिव, कोई भी लिखो चलता है। यानी कि मिरर का वो हिस्सा जहां से रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको कहते हैं हम अपर्चर। बस इतना ही, और कुछ नहीं। अब इतना बड़ा हमारे पास मिरर है, अब ये अगर इस पूरे हिस्से से, जितना हिस्सा हमको दिख रहा है, अगर पूरे हिस्से से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सब जगह लाइट आ रही है, टकरा टकरा के जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, नहीं भी आ रही, तो ये पूरा पार्ट हमारा कहलाएगा अपर्चर। क्लियर है? और हमारे सिलेबस में अपर्चर इतना छोटा है, क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, इतना छोटा अपर्चर है, इतनी को अपर्चर को उसको जूम करेंगे, पूरा ऐसे करके जूम, तो इतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बस वही चीज। ओके, इसके बाद आता है फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज समथिंग विच इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके सर, बहुत खराब लगा हमें इंग्लिश सुन के आपका, बट ठीक है, फिर भी एडजस्ट करते हैं हम। देखो, होता क्या है कि, तो आई थिंक मैंने आगे लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार मैं चेक करता हूँ। ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं लिखा है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट में, वो कुछ ऐसी, यहाँ पे मुझे जगह कम दिख रहा है, मैं कहाँ समझाऊँ? यहाँ पे समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, आपको पता है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये हमने माना हुआ, हमने माना है कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रे। ओके, तो ये हमारा हो गया एक रे, ये सीधा इस तरीके से लाइट ट्रेवल, ये हो गया हमारा रे। अब ढेर सारा जब लाइट रे आता है, टू मच रेस, ढेर सारा रेज आ जाएगा इस तरीके से, एक जगह पे ढेर सारा रे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि इतने सारे रेस जो हैं वो एक जगह पे आके समझ जाते हैं किसी एक पॉइंट पर आकर के। कभी ऐसा आप देख भी लो कि बाहर अब सूरज की रोशनी जब निकल रही है, सूरज तो ढेर सारा लाइट निकल रहा है वहां से, तो रेस, मल्टीपल रेस निकल रहे हैं रोशनी के। बट आपके रूम में एक छोटा सा छेद है, उस छेद है या छोटा सा खिड़की है, छोटा सा, इतना छोटा सा,
वहां पे आ गए लाइट पूरा सिमट जाती है और उस पॉइंट से फिर एकदम सिंगल रे वहां से एंटर करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कन्वर्जेंस। ओके, समझ में आया? कन्वर्जेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कन्वर्जेंस। कन्वर्ज मतलब कन्वर्ज हो जाना, ढेर सारे रेज ऑफ लाइट का आकर के एक जगह मिल जाना। क्लियर? तो ये कुछ ऐसा होता है, हम लोग आपको करके दिखाते हैं कैसे कैसे होगा। ये कुछ ऐसा होगा, ढेर सारा रेज आएगा, सबका सब एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाएगा। कहीं से भी आए डजेंट मैटर, बट आएगा उसी एक पॉइंट पर आकर के वो कन्वर्ज हो जाएगा। और इसका उल्टा होता है एक डाइवर्ज। डाइवर्ज में क्या होगा, जो मैंने ऊपर बना रखा है, एक पॉइंट से लाइट निकल रहा होगा, लाइट निकल के वहां से किसी भी डायरेक्शन पे जा रहा होगा। इट डजेंट मैटर वो किस डायरेक्शन पे जाए, बट वो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्ज होना, मतलब बिखर जाना। एक तो होता है सिमट जाना, एक होता है बिखर जाना। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है, ये मिरर की बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है और ये किसी खास पॉइंट पर होता है। तो फोकस इज दैट स्पेशल पॉइंट। फोकस जो है वो वही स्पेशल पॉइंट है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वो भी लाई करता है। यहाँ पर एक कोई एक खास हमारा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोकस। और फोकस पे क्या होता है, मेनली फोकस पर ही या तो सारे रेज आकर के कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्स हो जाएंगे। क्लियर है? या तो कन्वर्ज होंगे या डाइवर्स होंगे। अब दो मिरर्स हैं, तो कॉनकेव मिरर के केस में कन्वर्ज होता है, एक ही याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। लिख लो, कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज जो है वो फोकस पे आकर के कन्वर्ज होता है। और इसका उल्टा होगा कहाँ पर, कॉन्वेक्स में। क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बता दो, तब मैं बताऊं। क्या नहीं, ऐसा चीटिंग होता है, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, ये क्लियर है? चलिए, तो फोकस क्लियर हो गया। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो हमारा क्या हुआ, एक चीज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो दूरी था वो हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास क्या आया, एक नया आदमी आया, उसने बोला ये फोकस है, तो फोकस से जो पोल का दूरी है उसका भी एक नाम है और उसका ही नाम है फोकल लेंथ। तो फोकस से जो पोल का दूरी है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो यहाँ लिखा गया है। अब फोकल लेंथ जो है आपका, वो देख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ये भी एक बात है। तो ये एक रिलेशन भी जो हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे कि जो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के डबल है। इसको डब्बा बना करके डब्बे के अंदर ऐसा रखो कि वो डब्बा तुम्हें बार बार दिखे। ऐसा नहीं कि डब्बा बना के फेंक देना, उसको नहीं, रखना है अच्छे से तमीज से और लगातार उसको देखते रहना जब तक एग्जाम खत्म ना हो। एग्जाम खत्म हो जाए फिर फेंक दो, भले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चले, तो हमने पूरा टॉपिक्स कवर कर लिया, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फंडामेंटल टर्म्स देख लिए। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज तो बनानी है। इमेज फॉर्मेशन हमारी ये है, स्फेरिकल मिरर्स में कुछ रूल्स हैं। पहला, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ये एक एक करके सबको बनाते हैं। उन्होंने बोला कि, ये बोला भैया ऐसा हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, इसको हम बाहर से पेंटिंग दे देते हैं, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बना लेते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दो, कहीं पे भी फोकस दे दो, फिर यहाँ पे हमारे पास पोल हो गया। उन्होंने बोला कोई भी रे है हमारे पास, कोई भी रे अगर आती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब पैरेलल रेज होनी चाहिए। मान लो ऐसा कोई एक रे आ रहा था, ये आया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो टकराने के बाद फोकस से ही पार करेगा। ये हमारा पहला है, तो ये हमें याद रखना। पैरेलल रे कोई भी आए, चाहे नीचे से आए ऊपर से आए, अगर नीचे से किसी ने ऐसा एक कोई रे भेजा, तो ये भी टकराने के बाद फोकस से ही पार करेगा। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा स्लिप कर रहा है यहाँ बनाने में, इसमें तो इसको हम हटाते हैं अभी, बस यही होगा। ओके, ये पहला। दूसरा पॉइंट ये, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक। अब मैं बाबा पेंटिंग नहीं करूंगा, ठीक है, ये हम लोग वही लेके चल रहे हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर। अब यहाँ कहना ये है कि भाई कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा, तो वो वापस उसी रास्ते में आ जाएगा। ये उनका कहना है, वापस उसी रास्ते में आएगा। तीसरा, रे थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे फोकस से पार हो जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चला जाएगा। अगर कोई ऐसा केस होता है, भाई इधर अपने पास फोकस है, एनी हाउ अगर फोकस से लाइट पार हो जाता है तो तब ये केस होगा। मान लो कोई लाइट रे आया और वो फोकस से ऐसे जाके टकराया, तो ये फिर जो वापस होगा वो ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ऐसे लाइट गया था और ऐसे वो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, जस्ट उल्टा है पहले नंबर पॉइंट का। क्लियर है? ओके। चौथा, एग्जाम्पल फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर।
एग्जाम्पल तो हम लोग देख ही लेंगे, चाहिए एग्जाम्पल तो आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है मेनली, और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। तो वो कुछ ऐसा है कि अगर एक पोल, आपको तो पता है कि पोल नाम का ही प्राणी है हमारे पास, तो ऐसा है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आकर के इंसिडेंट होती है, अगर वो डायरेक्ट आई पोल से टकराई, तो पोल से टकराने के केस में क्या होगा, जितने डिग्री पर वो टकराई है उतने ही डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये 4 है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। अगर फोकस से एनी हाउ लाइट ऑफ रे आ रहा है तो वो वापस पैरेलल होकर चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। फोर्थ वन, अगर पोल पे इंसिडेंट होता है, जितना एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर, चलो ठीक है। अब एक एक करके इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये डब्बा जो है, इस डब्बे को हटाते हैं, ये डब्बा हमारे कोई काम का नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आ जाओ बाबू, हट जाओ बाबू, चलो हट गया। ओके, वेरी गुड। तो वापस से हम चलते हैं, एक अच्छा सा कलर चूज करते हैं और अपना इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग अभी करेंगे वो 6 पोजीशन से, जिसके लिए हम करेंगे, ये एक हमारा हो गया अभी मिरर बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारा पोजीशन है, जो हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, मुझे नीचे ही लिखना चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला पोजीशन हमारा जो है 1 नंबर, ये क्या हो गया, डब्बा बन गया। ठीक। तो सबसे पहले हम रखेंगे एट इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा वो हमें पता करना है, साइज और नेचर क्या होगा वो हमें पता करना है बस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें पता ही है ना कहाँ है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। तो इन्फिनिटी से कोई एक पैरेलल रे इस तरीके से आएगी ऑब्जेक्ट से टकरा करके। अब पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ से जाएगी, फोकस से, हमें पता है। ओके, देन इसी तरीके से एक रे नीचे से भी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग, इतना लंबा लाइन तो नहीं चाहिए हमें, तो बस इतना पार कराते हैं। हो गया। इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट नीचे से आएगी और ये भी टकरा के ऐसे चली जाएगी। एरो देना जरूरी है कि राइट रे आया किधर से, गया किधर। और तो मैंने पहले नहीं बताया, आप बता रहा हूँ क्या, कि इमेज बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि 2 रे होना चाहिए मिनिमम, और 2 रे का एक जगह पर आपस में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। जब तक 2 रे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि टकराएंगे नहीं, तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख लो, फोकस जो है उसी जगह पर ये टकरा चुके हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा फोकस। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, लिख लो, ये किताब में भी है फिर भी आप लिख लो, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा। एंड कॉनकेव मिरर में जितना भी इमेज बनता है सबका नेचर क्या लिखो, सबका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल इमेज होगा एंड उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सभी का होगा सिर्फ एक केस को छोड़ करके। सब जगह मैं नेचर नहीं बताऊंगा, लिख के रख लो। अभी 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जो लास्ट का छठा नंबर केस आएगा उसमें कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। ओके, दूसरा सिनेरियो, अब इन्फिनिटी से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड सी, इससे पीछे, ये तो हमें पता है। ठीक है, वो सी नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये सिंपल वाला सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तुम कुछ और ही समझ रहे हो आई थिंक। कि हाँ, चेहरे पे मुस्कान आ रही है आपकी, तो मुस्कान ही कंट्रोल करो थोड़ा। हाँ, ओके, चलो। तो फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। ये हमारा हो गया आपका पोल, थोड़ा दूर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम फोकस करता है इसको। तो ये वाला पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ वाले को बोल देते हैं फोकस। अब इमेज हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, सी से पीछे, तो सी से पीछे यहाँ पे हम रख देते हैं। हो गया। तो जब हम सी से पीछे रखते हैं तो इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनता है, ये हमें पहले से पता है। तो जब हमें पता है तो हम उसी के हिसाब से इमेज डायग्राम का रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला रे हम लाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्स इसके पैरेलल है तो इसको हम फोकस से पार करा देंगे, करा दिए। अब दूसरा रे हमें ऐसा लाना है जिससे हमारा जो इमेज है सी और एफ के बीच में बने। ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा, ये थोड़ा मिरर हमें बड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रे हम पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम इस तरीके से, एक मिनट इसको हटाओ, ये थोड़ा डिस्टर्ब, ये बहुत छोटा सा पैड है ये, इसमें ना अच्छे से समझ नहीं आता है। ऐसे करके हमें री पार कराना होगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने ये पार कराया, ये ऐसे आएगा और वापस उसी रास्ते से चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आप गौर अगर करोगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, गौर नहीं करोगे तो कैसे होगा, करना पड़ेगा। और कराता हूँ, देखो कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हुई है, तो लाइन इंटरसेक्ट यहाँ पर हुई है, तो जहाँ पे हुई है वहाँ पर इमेज बनेगा। तो अगर आप देखो गौर से, तो ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ये इमेज है। इमेज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये लिखना है आपको साइज में। एंड पोजीशन क्या है, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, ये आपको लिखना है, बिटवीन सी एंड, ठीक है, ओके। अब तीसरी नंबर जो हमारा पोजीशन वो है एट सी, सी पर ही हम रखेंगे, और जब सी पर रखते हैं तो इमेज भी हमारा सी पर ही बनता है। ये वाला मुझे बनाने नहीं आता, तुम लोग हेल्प करो बनाने में, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कैसे बनाऊंगा इतना सारा। आप लोगों क्या, आप लोग बस देख रहे हो शांति से, नहीं होता है, चीटिंग हो जाती है, ठीक है, चीटिंग नहीं करना मुझे। हेल्प मी आउट इन मेकिंग दिस रे डायग्राम, क्या होगा नहीं होगा। तो सी पर ऑब्जेक्ट रखना है, सी पर ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं। अब सी से पहला रे भेजते हैं, पहला रे जाने के बाद वो फोकस से जाएगा, ये हम समझ चुके हैं। अब दूसरा रे हमें कुछ इस प्रकार से लाना है जिससे हमारा जो यहाँ पर इसी जगह पे हमें इंटरसेक्ट कराना होगा, एकदम सी के नीचे ठीक वहीं पे बनेगा। और जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है ना, उतना ही साइज का वो बनता है। तो ये लाइन भी हम थोड़ा सा ऐसा लेंगे कि हमें साइज जगह मिले थोड़ा, ऐसे लाओ। भाई ये लाइन क्यों बनेगा, मुझे लाइन नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक है। अभी जाके थोड़ी सी जगह है हमारे पास, अब दूसरा रे कहाँ से लाएं जो ऐसा कुछ हो, वो बताओ, ये हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है, पता है, बताओ। तो वो रे आप नीचे से भेज सकते हो या फिर पोल से ही भेज सकते हो। ये मैं आधा काम आपको दे रहा हूँ, आप करो, वरना आप सिर्फ मजे में ले रहे हो। किताब खोलो, देखो और इसको कंप्लीट करो। मेरे को पोजीशन बताओ कि आपने किधर से भेजा है, नीचे से भेजा ऊपर की तरफ, या फिर पोल वाला सहारा यूज किया। देखते हैं कौन कौन अभी एक्टिव है हमारे यहाँ पर देखने में, या फिर कौन वाकई में अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो बाकी जो तीन केसेस है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो चचा है इसको भी हम यहाँ पे हटाते हैं। वो लाइट चैप्टर है हमारा, लाइट चैप्टर बड़ा है। नॉर्मल जितने लेक्चर्स मैंने अभी तक बनाए वो सारे लेक्चर्स तो आपने देखा होगा, वो लगभग 30 मिनट्स में कवर अप हुआ था। ये आई थिंक 1 आवर का लेक्चर बन सकता है, जहाँ मुझे लगता है। तीन हुआ। चौथा नंबर पर इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या है, चौथे नंबर पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम सी और एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। हम ऑब्जेक्ट ऐसा सी और एफ के बीच में रखते हैं। इमेज जो है वो सी के पीछे बनती है, हमें पता है कि इमेज सी के पीछे बनेगी। ये वाला तो लाइन हम इस तरीके से पार कर देंगे, चूंकि सी के पीछे ही इमेज बनानी है, तो एक रे लाइट हम ऐसा पास करेंगे जो हमारा सी के पीछे जा करके इस लाइट से मुड़ जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल, हम इसका ही सहारा लेते हैं। तो थोड़ा सा और बड़ा करो, ये सी से ही एक रे हम पास करेंगे, ऐसा पार होगा, तो ये फिर ऐसे पार होगा कि ये बीच का जो कॉपी है वो खत्म हो गया, ठीक है। ये कहीं इस जगह पर आकर के हमारा, देखो इस जगह पर आकर के बन रहा है, यहाँ पे इमेज कहीं बन रहा है अपना। ओके कोई नहीं, आप कैलकुलेट करके करना है इसको बहुत अच्छे से, आपका अच्छे से बनेगा। रास्ता ये जो मैंने बताया आपको। पांचवा नंबर ये है कि यहाँ पर हमारे पास पोल है। एंड अब जो है, अब जो है ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ, फोकस के ऊपर। अब देख रहे हो हम इन्फिनिटी से घसकते हुए आए, पहले इन्फिनिटी पे आए, ठीक है। पहले हमने इन्फिनिटी के सिंबल पर इन्फिनिटी पे आया, फिर हम सी पे आए, फिर हम कहाँ आ गए, सी एंड एफ के बीच में आ गए, फिर हम उसके बाद कहाँ आ गए, अभी फोकस एफ पर ही आ गए। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एफ एंड पी के बीच में जाएंगे। ये देख लो ऑर्डर घसक रहा है। और जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपका जो इमेज का साइज है वो छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, इमेज का साइज, एक सिंबल होता है इमेज के साइज को हम वी से मन बोलते हैं, वो हमारा छोटा हो रहा है। बस इतना याद रखना, जैसे इन्फिनिटी से आप पोल के करीब आओगे, जो इमेज का साइज है वो आपका छोटा होता जाता है। चलो ठीक है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये तो हमारा फोकस हो गया, फोकस पर ही हमने इमेज को रखा हुआ है, तो फोकस पर इमेज रख देते हैं। फोकस पर इमेज हमने रख दिया है, ये जो हमारा है भैया आदमी,
ये क्या होगा, ये आपका जा करके, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से क्या नीचे बना लेते हैं। अभी इमेज हमारा बनना कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पे बनना है, इसका मतलब जो रे हमारी है वो बहुत दूर जाके कहीं पे मिलेगी, बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी, इंटरसेक्ट होगा तभी इमेज बनता। बट इन्फिनिटी हमें पता नहीं कि इन्फिनिटी है कहाँ। तो यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस इमेज का ही क्राइटेरिया है कि एक तो लाइन हमने ऐसे लेकर के ऐसे पार करा देना है, जो हमने करा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमें एक और लाइन ऐसे रिफ्लेक्ट करानी है जो इस लाइन के एकदम पैरेलल होके जाए। अब पैरेलल लाइन हमें तो दिखेगी नहीं मिलते हुए, तो यहाँ पर जो हमारा होता है वो सी होता है। यहाँ पर हमारा सी बनाते हैं, सी से ही एक रे हमारा पार होगा, जो इस तरीके से इसको, 1 मिनट यार बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है ये मेरे हाथ से। ओके ठीक है, ऐसे मिलाते हैं, ये ऐसे मिलेगा, ये इसको ऐसे मिलाओ, अब फिर ये लाइन को ऐसे लेके जाओ। अब देखो ये लाइन एक दूसरे में पैरेलल है, ये दोनों दूसरे में इंटरसेक्ट करेगी नहीं अभी। तो जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो फिर यहाँ पे तो हमें दिखेगा नहीं। बट एज पर अजम्पशन क्या है कि ये कहीं इन्फिनिटी पे दूर जा करके मिल रही है, वहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, तो बनने दो। ओके, तो ये थे 5 केसेस जो नॉर्मल थे। एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, छठा नंबर, जहाँ पर हमारा इमेज के ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस एंड पोल के बीच में। और यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल होता है इस मिरर में। देखो आपने रखा पोल और फोकस के बीच में, चलो ठीक है, ये आपने रख दिया। ठीक है, दूसरा रंग हम यूज़ करते हैं, येलो येलो यूज़ करते हैं, येलो येलो। ये तो आएगा फोकस से टकरा करके वापस चला जाएगा, चला गया। इसमें दूसरा रे जो होता है वो इसके टकले से टकरा करके पोल पे टकराता है, और यहाँ से टकरा करके, मिनट भाई साहब लाइन नहीं ड्रॉ करना है मुझे, वो ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पर वो नहीं मिल रही है। ओके, नहीं मिल रही है तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हमें देख के समझ आता है, ये लाइन दूर जा रही है, दूर जा रही है, इतना तो दिख ही रहा है हमें। ये दोनों अगर आप लाइन को देखो गौर से दिख रहा है आपको, ये दोनों दूर जा रही है। तो ये जब दूर जा रही है तो पीछे के तरफ कहीं ना कहीं तो वो मिली होगी, ये अजम्पशन मान लिया जाता है। ओके, अगर इस लाइन को हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये वाला लाइन कंसिडर करो, ये थोड़ा पीछे जा रहा है कहीं, और ये भी लाइन पीछे जा रहा है कहीं, ये कहीं ना कहीं जाके मिला होगा। तो यहाँ पर वो जहाँ पे भी मिला होगा उसको हम ऐसे मिला देते हैं और इमेज हम बना देते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मैं वो देखता हूँ। नहीं, ये पार्ट आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, तो वो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा घसकता हूँ यहाँ पर। कुछ मैं भी घसक नहीं सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको ही इमेज को हटा देता हूँ वहाँ से, हम लोग घसका के कहीं और बनाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, हट जा 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 हट जा। ठीक है, ये हो गया। बट ना तो आपको समझ में आएगी, ये पीछे जा करके कहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पे ही मिला लेते हैं। ये तो अब ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये हो गया। तो इसमें क्या है, ये देखो इमेज कैसा बन गया, सीधा इमेज बन गया, यानी कि सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। अभी तक ये इन्वर्टेड बन रहा था, तो ये एक स्पेशल केस है, लिखो। यहाँ एक छठा नंबर केस क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में। तो जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस केस में जो हमारा कॉन्केव मिरर है वो रियल इमेज नहीं बनाता है, बल्कि वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाने का जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स मिरर का। यानी कि ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो एज अ कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करता है। अब इस सवाल को नोट करके अभी के अभी लिखो, मैं सवाल लिखा रहा हूँ, जवाब भी लिखा, जल्दी लिखो। तो क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्केव मिरर बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्केव मिरर बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर। आंसर लिखो, when we place an object between pole and focus, when we place an object between pole and focus, then the image forms beyond the image, sorry, beyond the mirror. Then the image is formed beyond the mirror, and the nature of image is virtual and erect. हो गया इतना? So here we can see that a concave mirror is behaving like a convex mirror. So here we can see a concave mirror is behaving like a convex mirror. जो लोग कॉपी कलम देख नहीं रहे वाले, बस ऐसे ही आ गया तो उसको मजा नहीं आएगा ना, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है, आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन होता है। आंसर मैंने लिखा दिया, उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल में हमने
मिरर का पार्ट पूरा खत्म, इमेज फॉर्मेशन देख लिया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधा रिफ्रैक्शन के पास। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन मतलब रास्ता बदल देना, बस सिंपल। देखो आपको पता है कि मीडियम्स हमने बताया उधर 3 मीडियम, वो जहाँ जहाँ वो मीडियम इस हिसाब से है कि कहाँ कहाँ हमारा लाइट ट्रैवल कर रहा होता है। अब एक मीडियम इस हिसाब से है कि कहाँ पर रफ्तार उसकी ज़्यादा हो सकती है। इस हिसाब से यहाँ पे दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो रेयरर वो मीडियम है जहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि लाइट वहाँ पे फास्ट होता है। डेंसर वो मीडियम जहाँ पे उसकी स्पीड स्लो होती है। ओके, एंड डेंसर मतलब बहुत ज़्यादा घना है। तो रेयर मीडियम क्या हो गया, एग्जाम्पल लिखता हूँ। रेयर मीडियम एक ही एग्जाम्पल याद रखो जो कि एयर, और डेंसर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो है आपका वाटर, देन ग्लास। दो एग्जाम्पल इसमें भी लिख लो, वाटर और ग्लास। बट ये दोनों एक रिलेटिव टर्म्स है। ओके, तो रेयर मतलब घनापन कम है जहाँ पे आज़ादी से वो मूव कर सकता है बहुत तेजी से। डेंसर मतलब घनापन ज़्यादा है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हम हवा को देखें तो हवा में बहुत जगह है पानी के मुकाबले, पानी में लाइट की स्पीड कम होगी बनिस्बत हवा के। बट अगर हम पानी और गिलास को दोनों के एक साथ देखेंगे तो पता चलता है कि जो गिलास है वो ज़्यादा घना है पानी के मुकाबले। तो गिलास यहाँ पर डेंसर हो गया, अब पानी हमारा यहाँ पर रेयर हो गया गिलास और पानी के कंपैरिजन पे। ओके, बट जब हमने एयर और वाटर को कंपेयर किया तो एयर रेयर है और वाटर डेंसर है, क्योंकि एयर में हमारा डेंसिटी कम है, वहाँ पे घनापन कम है, और यहाँ पे घनापन वाटर में ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, उससे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम चेंज होता रहता है। कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखना, बस वो रट तो रट रट मत लेना कि ओ एक चिड़िया आएगा, एक शिकारी डालेगा, शिकारी रोटी खाएगा, उसके बाद जो भी होगा पता है आपको। ठीक है, और मुझे पता मैंने जो बोला गलत है, बट ऐसे ही बोल दिया। तो डिफिनेशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासिंग बिटवीन मीडिया, दो मीडिया से पास होते हुए। अब जैसे ये एक मान लो, इस तरफ हमारे पास है हवा 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 हवा, इधर हमारे पास पानी। अब हवा से पानी में उसको एंटर करना है, तो ये हवा से जा रहा है हमारा, लाइट एंटर करेगा। अब जैसे ही ये इधर एंटर कर रहा है एंट्री पॉइंट, उसको पता चला कि भाई अंदर तो तूफान मचने वाला है, क्योंकि अंदर जो है पानी है, वहां पे हमारे पास रास्ता कम है। तो बाय डिफॉल्ट हम अगर माने तो इसको यहाँ सीधा जाना चाहिए था, बट वो सीधा नहीं जाता है, क्योंकि रास्ते में अब क्या है, रुकावट आ चुकी है। आपको टाइम उतना ही मेंटेन करना है। आपको पता चला भाई स्कूल से छुट्टी हुई, घर जल्दी पहुंचना हो ना, पापा जी जो है वो बहुत पीटने वाले हैं। बट आपने देखा रास्ते में ट्रैफिक, तो अब क्या करोगे, छोटा रास्ता चुनोगे जाने के लिए, क्योंकि आपको उसी टाइम पे जाना है। जस्ट सपोज आप उसी रास्ते से जाना चाहते थे जहां से आप डेली जाते थे, बट ड्यू टू सम रीजन यू हैव टू चेंज योर पाथ। तो अपने पाथ चेंज करके ये जो आदमी था आपने ये वाला पाथ कुछ चूज कर लिया, तो चलेगा। अब इस तरीके से ये बात है। ओके, ठीक है, ये उल्टा हो गया ना, इसको थोड़ा मैं सीधा बना देता हूँ इस तरीके से, ऐसा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मान लो लाइट आई, ऐसे इंसिडेंट हुई, इसको जाना था ऐसे ही, उसको सीधा ही जाना था, बट वो सीधा नहीं जा पाया। ओके, तो जब वो सीधा नहीं जा पाया तो उसने एक टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल किया। तो जहाँ पे इंसिडेंट हुई है वहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, ये हमने बनानी है नॉर्मल। अब इसमें होगा क्या, ये नॉर्मल से नॉर्मल के ये पास आ जाएगा, ये ऐसा कुछ है गया। अब उसने रास्ता बदला, वो सीधा इधर जा रहा था बट उधर नहीं जा करके वो अब ऐसे जाएगा। ये देख रहे हो, रास्ता उसने कितना चेंज किया, ये इतना ज़्यादा वो चेंज कर गया। तो ये जो आदमी जितना उसने चेंज किया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना उसने पाथ को चेंज कर लिया। ओके, एंड ये हमारा है इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे भी दो चीज़ होगी, एक इंसिडेंट एंगल और एक रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे वही सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एज यूजुअल, जैसा हमने वहाँ पढ़ा था आपका कहाँ पर, रिफ्लेक्शन में। एंड यहाँ पर दूसरा होता है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, एम यू मतलब म्यू है, म्यू का सिंबल नहीं मिल रहा तो इसलिए मैंने एम यू लिख दिया, म्यू का ये सिंबल होता है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो ये लिखा है इसका मतलब है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल आर। तो एंगल आई रिप्रेजेंटेड टू इंसिडेंट एंगल, एंगल आर रिप्रेजेंटेड टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल आर का हमारा रेशियो हमेशा सेम आएगा। क्लियर है, बस यही उसका कहना है स्नेल्स लॉ का, और कुछ नहीं। चलते हैं आगे। ओके, अब इसके बाद एक टर्म्स आता है प्यारा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक रिलेशन है। ओके, एब्सोल्यूट एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में बताते हैं, किसी भी
लाइट का स्पीड किसी भी मीडियम में इन कंपैरिजन टू लाइट का स्पीड इन वैक्यूम। ठीक, ये होता है। बस देखो ये लिखा है म्यू इज इक्वल टू, सो म्यू इज इक्वल टू सी लिखा है स्पीड इन वैक्यूम, तो किसी का भी वो अब ले लो उधर कंपेयर कर लो, और नीचे स्पीड इन मीडियम। तो किसी भी आपको कंपेयर करना है किसी मीडियम में, नीचे किसी मीडियम का ले लो, ऊपर आपका स्पेस ही रहेगा। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या हो गया, कोई भी दो ले लो। जैसे आपको कंपेयर करना है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे लिए उसको एक स्पीड के लिए एस लिखता हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हम पता कर सकते हैं ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का कितना, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास में कितना, वो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस सिंपल से चीज़ें, डेफिनेशन नोट्स में भी है, किताब में भी है, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। जो बताया यही है और कुछ नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, छोड़ दो वो एग्जांपल्स उसके। आगे देखते हैं। इसके बाद ये टॉपिक्स है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की चीज होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसको बोलते हैं, जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। किताब में भी एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा इसका एक तस्वीर है। इसमें एक डेरिवेशन है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी कि इंसिडेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। अब ये है जिसका प्रूफ हम लोग देखेंगे अलग से, जितने भी इसमें डेरिवेशन है इस चैप्टर में, उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो आएगी। अगर इसमें इंक्लूड कर लिया तो लेक्चर और लंबा हो जाएगा मेरे भाई, वो अभी नहीं होगा। तो क्लास लैब में हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रिज्म की बात करें, वहाँ पे डेविएशन ऑफ लाइट होता है, डिस्पर्शन होता है, तो विबग्योर देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि इस तरीके का एक हमारे पास प्रिज्म नामी प्राणी होता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एज अ मीडियम ऐसा एक्ट करता है, जो एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम एक्ट करता है। ये भी एक चेंज लाता है, ये एक अलग मीडियम है, ये प्रिज्म हमारा एक अलग मीडियम, बाहर हमारा एयर अलग मीडियम है। तो जैसे ही लाइट आता है, लाइट यहाँ पे एंटर करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, जाना चाहिए था सीधा, बट नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसको ऐसा जाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं जाता है, इधर चला जाता है। फिर यहाँ पर एक और रिफ्रैक्शन होगा, बाहर निकलता है। और इस बार जो बाहर निकलता है तो वो 7 रंगों में बाहर निकलता है, ठीक है। 7 रंगों में अलग अलग, जो कि हमारा नाम क्या है, विबग्योर। 7 रंगों में बाहर निकलता है। हम कोशिश करते हैं 7 रंग अगर हमें मिल जाए तो हम 7 रंग यहाँ पर बना देने की, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी देखने में। तो लेट्स ट्राई, लेट्स सी इफ वी हैव अ पर्टिकुलर ऑल कलर्स एज वी कैन सी इन विबग्योर। हमारे पास कलर है क्या क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यही सब हमें मिलता है, ओके। ग्रीन, देखो ग्रीन तो मिल गया अपने को, येलो भी मिल गया, चलो इसको ऑरेंज मान लेते हैं। लास्ट वाला रेड होना चाहिए तो उसको रेड, ओके। ग्रीन के ऊपर क्या होना चाहिए, ब्लू, चलो ब्लू बनाते हैं। वेयर इज आवर ब्लू कलर, ब्लू 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 ब्लू, ओके। वेयर इज द ब्लू कलर, तो इट इज द ब्लू कलर। चलो ये हमें ब्लू भी मिल गया। ब्लू के ऊपर इंडिगो, अब आई डोंट थिंक इंडिगो यहाँ पर है, इंडिगो नाम का प्राणी। इंडिगो इज समहाउ रिलेटेड टू पर्पल कलर, तो हम लोग पर्पल ले सकते हैं उसके थोड़े आसपास दिखने के लिए। तो ये हो गया हमारा इंडिगो। लास्ट में हम लेते हैं हमारा अपना वायलेट कलर। वेयर इज वायलेट, वायलेट 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 नहीं है फिलहाल के लिए, तो इस कलर से काम चला लेते हैं, ओके। लास्ट में क्या होना चाहिए था बाबू, ये बताओ। रेड कलर, मजा आएगा ना, तो मजा आएगा। तो ये जो व्हाइट व्हाइट हमने किया, इसी के ऊपर हम रेड कलर चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा विबग्योर ऐसा मिलता है, ये प्रिज्म का हमारा खासियत है, ठीक है। चलो, तो ये भी हम लोग इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक सिंगल रे गया, जो कि एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट था। पॉलीक्रोमेटिक मतलब एक से ज्यादा रंग से मिला हुआ। तो व्हाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, क्यों, क्योंकि उसमें टोटल 7 रंग होते हैं, एक से ज्यादा रंग है। और उसके तरफ दूसरी तरफ होता है मोनोक्रोमेटिक, जिसमें सिर्फ एक ही रंग होगा। तो वो बिखर गए 7 अलग अलग रंगों में, और सब एक एक रंग वाला लाइट है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। चलो ठीक है। प्रिज्म का भी एक डेरिवेशन है जो हम लोग कभी और सीखेंगे बाद में, अभी नहीं, ओके। अब आता है लेंस। जैसा हमारा लेंस मिरर में था, वही सेम चीज़ लेंस में होती है। लेंस कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। एक लेंस ऐसा होता है, और एक लेंस हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि ऐसा लेंस जिसका आपका अंदर की तरफ ये हो, बाहर की तरफ फैला हुआ हो, ये, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें एक वर्ड है याद नहीं आ रहा, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ये वाले को। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये नाम है, ये शक्ल से याद रखो, डेफिनेशन में पढ़ना किताब में।
कुछ ऐसा है कि अंदर की तरफ ऐसा होता है, बाहर की तरफ ऐसा होता है, इस तरीके से लिखा गया उसको। तो फिलहाल ये कॉनकेव लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव का जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्जिंग है, कॉनकेव का जो प्रॉपर्टी है वो डाइवर्जिंग है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने दोनों ही जो लेंस है उनके नाम उल्टे लिख दिए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स है। हम्म, चलो अपने ढंग का एक रंग लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। ये जो है, ये जो हमारा है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स है और ये हमारा कॉनकेव है। ठीक है, चलो, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। सिंपल बात बताता हूँ आपको। जो प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर की होती है, ठीक है, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है वही सेम प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस की होती है। सिंपल, जितनी चीजें आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ी थी वो सब अप्लाई कर दो कॉन्वेक्स लेंस में, बात खत्म। हो गया? चलो ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत समझदार हो। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, उसे ऐसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। तो ये एक मिरर का है जो देख रहे हो, दो पार्ट में बैठ रहा है। तो ये जो मिड पॉइंट है इसको ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। अब ये क्या हो गया, अब इसका ये खासियत है ऑप्टिकल सेंटर का कि इससे लाइट डेविएट नहीं हो पाती। ये अगर इससे लाइट टकराई तो वो एकदम ऐसे, अगर टकराई तो सीधा का सीधा ही जाएगी, रास्ता नहीं बदलेगी अपना। ठीक है, चलिए। बाकी आपको प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ आपको पता है, इसमें चीज़ नहीं है, जो हमने मिरर में पढ़ा था वही सेम चीज़ है यहाँ पर। ओके, नाउ वी हैव इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो लेंस का इमेज फॉर्मेशन आई डोंट थिंक मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, वही सेम चीज़ जो हमने वहाँ किया था। अब देखो, एक मैं बना देता हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे मान लो अगर यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों साइड्स फोकस होती हैं, एक इधर भी फोकस होता है, एक इधर भी फोकस होता है। आप इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे, इस तरफ भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओगे, क्योंकि दो मिरर्स है। ये देख लो, एक तो इसमें दो पार्ट्स हैं आपका, एक ये भी एक किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, एक ये भी किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो इसका भी अपना फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका भी अपना फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो कहीं इन्फिनिटी पर है हमारा इमेज, तो बनेगा कहाँ पर, इमेज बनना कहाँ पर है, वो बनेगा आपका फोकस पर। तो आप ऐसे जाओगे यहाँ पर और ऐसे इसको फोकस से पार करा दोगे। दूसरा भी आपको चाहिए तो दूसरे के लिए देखो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कहीं है नहीं, नहीं इसमें तो फोकस पे बनना है, एक नीचे से आएगा, एक रे हमारा ऐसे नीचे से आएगा और वो भी ऐसे फोकस से पार करेगा। अब ये हमारा फोकस पर हो गया, ये हमारा इस तरीके से। तो ये बहुत आसान है, बस दो ही रेज आते हैं, एक आएगा फोकस से निकलेगा, दूसरा रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से आपको भेज देना, मिल जाएगा। बना के प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम होती बताना, मैं एक बार तो वीडियो बना दूंगा, मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी टॉपिक है ये, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ओके, उसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इट इज अ बेसिकली अ कंपैरिजन। होता क्या है, अब हमने देखा कि हमारा इमेज बन रहा है, तो m इज इक्वल टू इमेज हाइट। अब जे एम लीनियर में, लीनियर मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट किया हुआ है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है कितना छोटा वो हम कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हमने इमेज हाइट को ऊपर लिया हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट को नीचे लिया हुआ। तो v किसको डिनोट कर रहा है, v हमारा डिनोट करता है इमेज हाइट को, और u हमारा डिनोट करता है ऑब्जेक्ट हाइट को। तो पूछेगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। लीनियर मैग्निफिकेशन एक तनासुब है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का। ठीक है, हो गया ये। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पॉजिटिव अपराइट इमेजेस दिखाता है, नेगेटिव इसका इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। अगर ये जो मैग्निफिकेशन एम है इसका वैल्यूज जो है ये आपको 0 to 1 से लेके देखने को मिलेगा। ठीक है, 0 to 1, इसके वैल्यूज आपको 0 हो गया, +1 और -1, ये नॉर्मल वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है। -2 -3 भी होगा। तो अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब जो इमेज है वो अपराइट है, यानी कि ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इन्वर्टेड, यानी कि नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप बिना इमेज फॉर्मेशन बनाए, बिना रे डायग्राम बनाए हुए आप बता सकते हो, अगर आपको साइज गिवन है तो, कि भाई इमेज ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। क्लियर है? ओके, आगे चलो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मैंने आपको पीछे बताया,
स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वो डिस्पर्शन होता है जो प्रिज्म का मैंने पूरा नक्शा बनाया। एक व्हाइट लाइट से 7 रंग बने थे, क्या क्या था, विबग्योर ये था हमारे पास, ये पूरा बनता है। ओके चलो, काउस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा अब एयर से पहले प्रिज्म में गया तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह कर व्हाइट लाइट में सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक साथ थे। अब सबको मौका मिला खुल जाने का क्योंकि सबके वेवलेंथ अलग अलग है तो सब अपने हिसाब से अलग अलग बिखर गए। एग्जाम्पल डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो। ओके चलो, तो रेनबो इज अ नेचुरल प्रिज्म भी बोला जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो रेले स्कैटरिंग इंटेंसिटी प्रो, इसमें बस एक ही चीज, स्कैटरिंग मतलब लाइट का बिखर जाना। हम लोग देखते हैं आसमान में हमें रोशनी बिखरती हुई दिखाई देती है, मतलब बिखर जाना किसी भी, तो कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुजर करके, यानी कोई भी ऐसा मीडियम जो एज अ रिफ्रैक्टिव टूल काम करता है, जब भी लाइट का पाथ चेंज होता है तो लाइट वहाँ पे बिखरती है। जैसे प्रिज्म में देखा हमने, वैसे जब बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉप्स है वो एज अ नेचुरल प्रिज्म काम करते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट से पानी पार होता है तो वो भी 7 कलर्स में, अगर वाटर ड्रॉपलेट से हमारे पास यहाँ से पानी पार होगा तो ये भी 7 रंग में बिखर जाएगा, जो रेनबो हमें बना के दिखा देता है। इसमें बस एक चीज याद रखना है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4, ये आपको याद रखना है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, बस और कुछ नहीं, ये पूछा था रिलेशन, बस वही याद रखना है। एग्जाम्पल ब्लू स्काई रेड सनसेट। इसके बाद अब चैप्टर हमारा बस खत्म ही होने वाला है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कि लाइट हमारा कैसा वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमारा लाइट जो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बस आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना इसके अलावा। स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो मैंने पहले भी बताया था। एंड इक्वेशन इसको छोड़ दो, इसकी अभी आपको जरूरत है नहीं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लाइट पढ़ लो। डेली लाइफ में लेंसेज इन ग्लास में लेंस लगाया जाता है, माइक्रोस्कोप पे, टेलीस्कोप पे, मिरर्स इन व्हीकल्स एंड टॉर्चेस, नेचुरल फेनोमेना, रेनबो एंड। अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज मैंने सब रखे हैं जो इस चैप्टर पे आए थे आपके रिफ्लेक्शन वाले। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला हो गया। रिफ्रैक्शन का साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये जो म्यू होता है ये म्यू। और देखो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये भी हमने जो आपको दिया जो क्या था आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन लेंसेज में ये फॉर्मूला आता है आपका, को लेंस फार्मूला बोलते हैं, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/मिरर इमेज माइनस 1/ ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो F4 फोकल लेंथ हो गया, V4 इमेज साइज, U4 ऑब्जेक्ट साइज, एक रिलेशन होता है। मैग्निफिकेशन का बताया हमने, M इज इक्वल टू U/V, डिस्पर्सन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर। ये सब एक जगह एक पेज में, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए। इतने फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कोई भी कहीं भी पूछा जा सकता है। अब लास्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एकदम करनी चाहिए किसी एग्जाम साल के लिए। पहला, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन विद अ डायग्राम, प्रिज्म का पूरा बना करके। डिराइव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू R2 फॉर ए स्फेरिकल मिरर। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ये आपको दिखाना है। व्हाई इज द स्काई ब्लू, स्काई ब्लू वो तो रेनबो की वजह का, स्काइटरिंग की वजह का होता है, पता है आपको। ये आंसर भी आपको मिल गया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। ये भी आप बना लोगे डिस्पर्सन वाला। ये डिफरेंस आप लिख लोगे, रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। इसलिए हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन किया। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, ये जो प्रूफ मैंने आपको बोला अभी तो हमने किया नहीं है, ये जो एक प्रूफ है F इज इक्वल टू R/2, एक प्रिज्म में जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का जो प्रूफ है, ठीक है, जिसमें ये ए वाई, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। और एक जो मैंने आपको बताया ग्लास स्लैब वाला, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। ये तीन हमारे पास डेरिवेशन इस चैप्टर से जो हम लोग किसी और दिन करने वाले हैं इसी अपने 20 डेज सीरीज के अंदर। तो फिलहाल के लिए हमने इस चैप्टर का जो कंप्लीट ओवरव्यू है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है। तो तालियां इसी के साथ कि आपने इतने देर तक इतना लंबा लेक्चर देखा, अच्छे से पढ़ा और चीज़ों को नोट डाउन भी किया। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वो हमेशा खुला रहता है। बाकी बहुत लंबा हो चुका है लेक्चर, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।